प्रिय विद्यार्थी, आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग एयरबॉर्न माइक्रोब्स और माइक्रोब्स और वाटर में माइक्रोब्स, इन दो पर विचार करने का कार्य किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग एयर पर देखा जाए। लंबे समय से हमें लग रहा था कि एयर में तो कुछ होता ही नहीं है। एयर में एक बड़ी खासियत यह है कि एयर इज डिवॉइड ऑफ एनी न्यूट्रिएंट मटेरियल। एयर में न्यूट्रिएंट मटेरियल जिसका कि डिकम्पोज किया जा सके, तो इस प्रकार का मटेरियल तो नहीं होता है। तो इसलिए यह विचार मन में आता है कि एयर इज डिवॉइड ऑफ न्यूट्रिएंट एंड फुल ऑफ डस्ट हैज लार्ज नंबर and variety of microbes and their study is aeromicrobiology। ठीक है, न्यूट्रिएंट मीडियम मान लीजिए एयर में न भी रहता हो, नहीं रहता है, डिवाइड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, तो वैसी स्थिति में भी माइक्रोब का डिस्ट्रीब्यूशन एयर में एबंडेंटली रहता है। और ये जो माइक्रोब का स्टडी जो एयर में है, माइक्रोब उसका स्टडी जो करते हैं, उसको एरो माइक्रोबायोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पर तीन डायग्राम आपके लिए रखे हुए हैं। तो पहले आप बीच वाला डायग्राम देखिए। तो ऐसे तो सामान्य तौर पे हम लोग को ये सब दिखाई पड़ता है, नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन जब विंटर का मंथ आता है तब अपने मुंह से ढेर सारा ऐसे धुआं जैसा फेंकता हुआ, भाप फेंकता हुआ दिखाई देता है। तो उस समय ये एहसास होता है। और वही चीज़ अब यहाँ चित्र में देखिए कि ये किस प्रकार से अपने एक्सपीरेशन के द्वारा जो एयर छोड़ते हैं रेस्पायरेशन में, उसके द्वारा देखिए ये किस प्रकार से एयर में लार्ज स्केल पे अपने माउथ से एयर छोड़ रहे हैं और उसमें माइक्रोब जाता है। अच्छा, गर्मी के दिन में यदि घरों में बैठ के किसी पतली झिरी से प्रकाश आ रहा हो और वहाँ पर आप नज़र डालिएगा तो उसमें असंख्य असंख्य छोटे छोटे पार्टिकल तैरते हुए नज़र आएंगे। और ये सब इस प्रकार के माइक्रो साइज के डस्ट पार्टिकल टाइप की चीज़ हैं। और इनकी खासियत ये है कि ये माइक्रोब को अपने साथ कंटामिनेशन के रूप में रखते हैं। तो ठीक है, ग्रोथ के लिए एयर में कोई वैसा न्यूट्रिएंट मटेरियल तो नहीं है माइक्रोब के, पर इतना सुनिश्चित है कि एयर इज ए वेरी एक्सीलेंट मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ माइक्रोब टू ए लॉन्ग डिस्टेंस। लंबी दूरी तक माइक्रोब को ले जाने का कार्य एयर करता है। अच्छा, अब यदि रेन स्प्लैश होता हो तो उसके द्वारा जो छींटा फिर वापस ऊपर आता है, तो एयर में इस प्रकार से सॉइल पार्टिकल्स आएंगे और माइक्रोब भी आएगा। अच्छा, जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो यदि फील्ड ओपन है तो वहाँ से भी ढेर सारा धूल भरी आंधी आती है ना, उसमें ढेर सारे डस्ट पार्टिकल अनंत मिल जाते हैं एयर में। और उसी के साथ उसी प्रकार से उसी अनुपात में उसमें तरह तरह के माइक्रोबियल कंपोनेंट भी मिल जाते हैं। और कितने फंजाई वगैरह का स्पोर जो होता है वो डेसिडुअस नेचर का होता है। कोनिडियो स्पोर विशेष तौर से वो एयर ब्लोन होता है, लॉन्ग डिस्टेंस तक जाता है। तो इस प्रकार से यदि गौर किया जाए तो एयर में माइक्रोब्स की संख्या बहुत होती है। अच्छा, एक होता है, आप समझिए चक्रवात कहते हैं, ऐसे गोल 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 घूमता हुआ ऊपर में एयर जाता है। तो उसमें भी भूमि से धूल पार्टिकल, पॉलीथीन, कागज़ का टुकड़ा भी बड़ा बड़ा, इवन वह 50 फीट ऊपर तक चला जाता है, 60 फीट ऊपर तक ये दिखता है। हमने यह देखा है, आप लोग भी गौर करें तो देखे होंगे, गोल गोल जो चक्रवाती एयर घूमता है वो अपने साथ दूर तक ले जाता है।
और सी वगैरह में ऊंची ऊंची जो लहरें उठती हैं नदियों में, सी में, इन लहरों में भी वाटर के ड्रॉपलेट, एयर और वाटर का जो एक दूसरे से मेल होता है और तेज़ हवा जब चलते रहती है तो उसमें भी वाटर से भी ये माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म एयर में आते हैं। अच्छा, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ये माइक्रोब आ गए हैं तो ये भाई साहब का देखिए कितना दूर तक एयर रेस्पायर कर रहे हैं, और एक दो बार नहीं, लगातार निरंतर ये रेस्पायरेशन का कार्य चलते रहता है। एक्सपीरेशन कहा जाता है, अंदर से जब बाहर भेजते हैं तो माउथ में भी अनेक बैक्टीरिया, और माउथ नहीं तो अपने शरीर में भी कोई रोग हुआ हुआ है विशेष तौर से। अब देखिए आजकल कोरोना वाला चला हुआ है तो मास्क पहनने पर जोर दिया जाता है। मास्क पहनने का मतलब ये नहीं है कि कोरोना से आप बच जाएंगे, मतलब मास्क आपको इसलिए ज़बरदस्ती पहनाया जाता है कि आप जो कमोबेश बचते हों ना बचते हों ये जुदा बात है, जनता को बचाया जाए। जो पब्लिक में इस प्रकार से आप अंदर से वायरस के कीटाणु भेजते हैं, बाहर प्योर फेंकते चलते, बोलने के दौरान, छींक खांसी के दौरान, तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए है, समाज को बचाना है। ठीक है। और उसके बगल में देखिए एक चित्र है, इन्हें भी कुछ बीमारी है, ये कॉमन कोल्ड भी हो सकता है, और भी कई तरह का इसमें है, डस्ट, बैक्टीरिया, पॉलन, मोल्ड के स्पोर्स, डस्ट माइट्स, ये सब देखिए यहाँ पर भी ये मैडम जो हैं ये भी अपना इस तरह से बाहर निकालती हैं, इससे ये भी एयर में आता है। तो छींकने, खांसने, थूकने, ये सब क्रियाएं भी एयर में माइक्रोब को देते हैं। तो इस प्रकार से और रैपिडली ब्लोइंग एयर ब्लोन जो है यह भी माइक्रोब्स को अपने साथ ले लेता है डस्ट पार्टिकल वगैरह के द्वारा। तो ठीक है, अब हम लोग एक और चित्र है इस पर भी नज़र डाल लिया जाए। देखिए यह साइक्लिक वे में एक बना हुआ है कि माइक्रोब किस प्रकार से एयर में अप एंड अप हो रहे हैं और फिर उसके बाद डाउन एंड डाउन हो रहे हैं। यह रेनफॉल के दौरान भी हो सकता है, और डस्ट पार्टिकल के सेटल करें, एयर करंट न हो, विंड न ब्लो करे तेज़ी से, हल्का हो जाए, तो वैसे में भी ये ग्रेजुअली सेटल करते आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने इस प्रकार से देखा कि माइक्रोब एयर में आते हैं। आइए थोड़ा पढ़ के देखा जाए इसमें क्या है। एयर इज वंडरफुल एंड फास्ट मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Aerosol created by a turbulent flow of liquid may also give rise to significant number of airborne organisms. Thus, the operation of sink and drain, the running water tap, and the vigorously blown air all contribute microbes in the air. ठीक है ना, रनिंग वाटर टैप, उससे भी पानी गिर रहा है एयर से होते हुए, तो वो भी अपने माइक्रोब एयर में डाल देता है। तो इस प्रकार से अनेक विधि से एयरबॉर्न माइक्रोब आर बायोलॉजिक। देखिए एयर में जो माइक्रोब पाए जा रहे हैं इतने महत्वपूर्ण हैं कि कुछ डिजीजेज ऐसे हैं जिसे एयरबॉर्न डिजीज ही कह दिया गया है। एक कोरोना वाला जो केस था, पहले बोले सब कि यह आदमी से नहीं फैलता है, यह जानवर से फैलता है, चाइनीज वालों ने। और बाद में यह समझ में आया कि इतना तेज़ ये क्यों बढ़ रहा है कि ये एयर से भी फैलता है। लोग कह रहे थे कि ड्रॉपलेट जो होता है, छोटे छोटे माउथ से ड्रॉपलेट निकलते हैं, उनके द्वारा ये माइक्रोब एयर में आ रहे हैं और उसके बाद सामने वाले के पास जा रहे हैं। लेकिन बाद में यह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा, अनेक देश के वैज्ञानिकों ने भी, कि ये कोरोना एयर में भी मौजूद हो जाता है जहाँ भीड़ भाड़ का जगह रहेगा, तो उससे भी बचना रहता है। तात्पर्य कहने का यह है
कि देखिए यह भी एक एयरबॉर्न डिजीज ही है, एक तरह से कहा जाए तो। ठीक है। तो कंटामिनेंट्स जो होते हैं, एयरबॉर्न माइक्रोब्स आर बायोलॉजिकल एयरबॉर्न कंटामिनेंट्स आल्सो नोन एज बायो एरोसोल लाइक बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई एज वेल एज एयरबॉर्न टॉक्सिन पास्ड फ्रॉम वन विक्टिम टू द नेक्स्ट थ्रू द एयर विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट। बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट के भी एयर के द्वारा ये चले जाएंगे। This usually happens when infected subject sneeze, coughs, or just plain breathes. It is hard to prevent such a method of transmission. Airborne microbes are major cause of respiratory ailment such as allergies and pathogenic infection by virus and bacteria. The source इसका क्या है? The cause of disease from an airborne microbe varies from species to species. Endotoxin is continuously released from the cell wall of a gram-negative bacteria during bacterial cell growth and decay. When comparing a gram-negative bacteria to a gram-positive, negative are more resistant against the antibody because their outer membrane which the positive lack. These bacteria exist in soil and can be aerosolized. मतलब एरोसोल बन के आ जाएगा। ड्राइविंग ए ट्रैक्टर अक्रॉस ए फील्ड ऑन ए ड्राई डे इज गुड एग्जाम्पल ऑफ कॉजिंग हाई एक्सपोजर टू इंडोटॉक्सिन. इट कैन कॉज फीवर, शॉक एंड अस्थमा. फंगस मोल्ड्स कैन प्रोड्यूस माइकोटॉक्सिन, समटाइम्स कैंसर कॉजिंग पैथोजेंस दैट बिकम एयरबॉर्न फ्रॉम द स्पोर्स. तो अफ्लाटॉक्सिन आप लोग जानते ही हैं, एस्परजिलस के द्वारा। तो इस प्रकार माइकोटॉक्सिन और बैक्टीरियल टॉक्सिन भी है। यह भी जो बैक्टीरिया डिग्रेड करता है तो यह एयर में आके और यह भी डिजीज का कॉज बनता है। इन मोस्ट केसेज नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक एयर पॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ केमिकल एंड बायोकेमिकल स्पीसीज एज वेल एज पैथोजेन एंड द अर्थ सोर्स और होस्टेड कंपोनेंट कैन बी डिफिकल्ट टू असेस. तो जो विभिन्न प्रकार की एंथ्रोपोजेनिक गतिविधि है पॉल्यूशन संबंधित भी, वो भी बहुत प्रकार से माइक्रोब्स को एयर में डालते हैं. मोर रिसर्च इम्प्रूव हेल्थ बाय फाइंडिंग सोर्स ऑफ एयरबॉर्न पैथोजन जियोलॉजिकली एंड एटमॉस्फेरिकली. तो जो एयरबॉर्न पैथोजन है उन पर और भी काम करने की ज़रूरत है. बेसिकली देर आर 3 मेजर सोर्स ऑफ सच माइक्रोब, दोज अराइजिंग फ्रॉम माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन of various substrate associated with particular occupation. जैसे मोल्ड्स है, leading to hypersensitivity or pneumonitis. Those associated with certain type of environment. बैक्टीरिया इन वाटर सप्लाई, जानते हैं पोटेबल वाटर का टेस्ट किया जाता है, कोलीफार्म टेस्ट किया जाता है. तो वाटर से अनेक प्रकार के ऑर्गेनिज्म आते हैं और ये वाटर जब टर्बुलेंट एयर के कांटेक्ट में आता है तो इससे वो एयर में भी स्प्रेड करते हैं. एंड दोज स्टेमिंग फ्रॉम इन्फेक्टिव इंडिविजुअल हार्बरिंग ए पर्टिकुलर पैथोजन, जैसे टीबी का पैथोजन. ट्रांसपोर्ट ऑफ पैथोजन. एयरबॉर्न माइक्रोब कैन मूव डायरेक्टली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू रेस्पायरेशन, इंजेशन, डर्मल कॉन्टैक्ट, इनडायरेक्टली फ्रॉम वेस्ट हैंडलिंग एंड लोडिंग ऑफ सीवेज, biosolids and animal waste. Also, fungal spores released by the soil fungi into the wind can be a natural mechanism of transportation of the microbe in air. The concept of airborne microbe is general. People can be affected basically by any natural occurring or human caused process that kicks up dust or other small particle that might blow in the wind. कोई भी कूड़ा लेके बाल्टी में जा रहे हैं और छत के पिछवाड़े में ऊपर से भर 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 गिरा दिया. अब बताइए ये कूड़ा वहाँ से 20 फीट नीचे गिर रहा है और उससे एयर में वो पर्टिकुलेट मैटर जा रहा है, माइक्रोब भी जा रहे हैं. देखिए कितना बढ़िया एग्जाम्पल हम लोग के पॉल्यूशन का है जो हम लोग अक्सर कर देते हैं. नेचुरल कंटामिनेंट सच एज विंड ब्लोन डस्ट फ्रॉम एरिड रीजन, जहाँ डिजर्टिफिकेशन होता है वहाँ तेज हवा ही चलते रहता है, कैन कैरी बैक्टीरिया एंड फंजाई ए लॉन्ग डिस्टेंस.
These bioaerosols are associated with soil or vegetation because the microorganisms are usually transported by aerosol, or in other words, the soil particles. This process requires dry condition because the particles need to be lightweight in order to be picked up by the wind. However, dry environment are not ideal for microbial growth. Therefore, this method of transportation is not very common. Bioavailability. Outdoor concentration of airborne bacteria generally were higher than those indoor, but similar in summer and winter. यह विचार करिए. Bacterial concentration indoor showed more seasonal difference, which may be due to change in occupant dress and activity as well as ventilation pattern during the cooling and heating season. Naturally occurring or human-caused airborne substances, allergies, affect roughly 17% of US population. Cytocosis, dried bird dropping from the infected bird blown into the air. हवा में उड़ता हुआ बीट किया यदि बर्ड ने तो वो एयर से होते हुए आएगा, और वैसी स्थिति में एयर बलून आएगा एयर में, तो बर्ड के द्वारा भी ये आ जाएगा. एक लेजियोनायर डिजीज कहा जाता है, ड्रॉपलेट फ्रॉम एयर कंडीशनिंग सिस्टम, वाटर टैंक्स और वेयर एनी बैक्टीरियम ग्रोज. और देखिए ये याद आया मुझे कूलर का. ठीक है, तो कूलर से देखिए पानी नीचे से आता है ऊपर और उन घास पात से गुजरता हुआ बाई फोर्स एयर के द्वारा भेजा जाता है एयर में. तो वो देखिए कितने माइक्रोबियल को उसमें माइक्रोब्स को एयर में कंटामिनेट कर दिया जाता है. एस्परजिलोसिस, फंगल स्पोर इनहेल्ड फ्रॉम डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर. एयरबॉर्न वायरल डिजीज, चिकन पॉक्स causes blister like rash, flu, influenza, respiratory illness. Measles, also known as rubella, rash and fever. Rubella, German measles, rash and fever. Mumps, fever and swelling of salivary gland. Smallpox, extensive rash and high fever. Hantavirus, pulmonary syndrome, respiratory disease from contact with infected. Pleurodynia, chest wall pain. Gastrointestinal, respiratory illness, common cold, severe acute respiratory syndrome. इन सब के जो ऑर्गेनिज्म है काउजल माइक्रोबियल, ये सब वायरल के एग्जाम्पल थे. ये सब एयर में ब्लोन हो जाते हैं इन्फेक्टेड पर्सन के द्वारा. बैक्टीरियल, whooping cough, meningitis, diphtheria, pneumonia, ट्यूबरकुलोसिस, और इसके सिम्टम दिए हैं कि क्या क्या इसमें होता है. और ये सब भी बड़ी आसानी से ह्यूमन एक्टिविटी द्वारा एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं. और देखिए मास्क लगा के ये बचने का कोशिश कर रही हैं. और दूसरे उससे भी बड़ा काम ये कि यदि ये डिजीज है तो अपने अंदर से बाहर एयर में फेंक नहीं रही हैं माइक्रो. पल्मोनरी एंथ्रेक्स कॉज्ड बाई हैंडलिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम द इन्फेक्टेड एनिमल or by breathing in the anthrax spore, spreads from person to person. Staphylococcus, respiratory infection, sepsis, other cutaneous infection. About 30% of people carry this in their nose. उनके नोज में रहता है, और नोज से एयर आता जाता है ना, तो साथ साथ लेके वो कंटामिनेशन एयर में करेगा. ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ एयर माइक्रोबायोलॉजी. अब हम लोग वाटर माइक्रोबायोलॉजी पे चर्चा किया जाएगा. प्रिय विद्यार्थी, तो जैसा कि पिछले में मैंने बताया था कि हम लोग वाटर माइक्रोबायोलॉजी भी आज ही पढ़ना है, तो वाटर माइक्रोबायोलॉजी पे अब हम लोग आते हैं. स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर कम्युनिटीज इन वाटर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एक्वेटिक माइक्रोबायोलॉजी. उसमें एरोबायोलॉजी कहते थे, यहाँ एक्वेटिक माइक्रोबायोलॉजी कहा जाएगा. द स्कोप ऑफ एक्वेटिक माइक्रोबायोलॉजी इज वाइड एंड इंक्लूड्स द हैबिटेट लाइक प्लैंक्टन, बेंथोस, माइक्रोबियल मैट्स, बायोफिल्म्स which may be found in lakes, river, stream,
sea, groundwater, rain, snow and hail। यहाँ कुछ ये छोटे मोटे चित्र बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिया, वायरस इत्यादि के दिए गए हैं। अब देखिए वाटर में अनेक माइक्रोब सॉइल पर से भी वाटर ड्रेन करता हुआ वाटर में, घरों की तमाम गंदगी, कपड़ा लत्ता साफ करता हुआ फिर वो वाटर बॉडी में, रेन वाटर हर जगह से होता हुआ फिर वाटर बॉडी में। तो कहने का तात्पर्य है कि वाटर तो एक बहुत बड़ा ऐसा स्रोत है कि हर साइड से वाटर में माइक्रोब आते हैं। और अनेक रोग तो इस बात के लिए फेमस हैं कि जो पोटेबल वाटर, जो पानी हम पीते हैं, उसके द्वारा माइक्रोब से इन्फेक्शन हो जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार के डिजीज जो जल के माध्यम से फैलता है उसे वाटर बॉर्न डिजीज कहते हैं। H2O can act as a vector for transmission of bacterial, viral, protozoan agents, which causes a variety of disease. It can also be linked to worm invasion and viral protozoan disease transmitted by insects, aquatic host, or insect breeding in H2O indirect. Water is responsible for, by some estimate, approximately 80% of all infectious disease. Not just waterborne disease, but any disease where water plays a role. 80% इन्फेक्शियस डिजीज जो है उसके पीछे वाटर के माइक्रोब ही जिम्मेदार हैं। वाटर कंटेन ए वैरायटी ऑफ माइक्रोब्स इंक्लूडिंग वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, हेलिमिन्थ, फंजाई, ये सब चीज़ वाटर में रहते हैं। और कुछ का चित्र यहाँ सामने आप देख रहे हैं। वायरस जो है ये सब माइक्रोस्कोपिक एंटिटी है, कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल न्यूक्लिक एसिड सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट एंड कैपेबल ऑफ रेप्लिकेशन ओनली विद इन लिविंग सेल, बैक्टीरिया, एनिमल्स और प्लांट। वायरस पार्टिकल आर अनेबल टू मेक कॉपीज ऑफ देमसेल्फ, they must infect living host to make multiple copy. Virus that infect bacteria is called bacteriophage. Virus causes disease in animal as rabies and different foot mouth disease, cause serious disease in human like HIV, हेपेटाइटिस को तो एकदम ध्यान दीजिए, पहला एग्जाम्पल यही देना चाहिए। कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा और पोलियो, ये सब वायरल डिजीज हैं। वाटर के द्वारा हेपेटाइटिस वगैरह ये सब ट्रांसमिट होते हैं। इंटेरिस, डायरिया, डिसेंट्री, रोटा वायरस, नोरवाक, लीवर डैमेजिंग हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, पैरालाइसिस, पोलियो वायरस, ये इन वायरसेस के कुछ पैथोजेन का चित्र आपको दिखाए गए हैं। The most abundant organism on earth, it live anywhere, everywhere in soil, water, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन सब जगहों पे बैक्टीरिया पाया जाता है। वाटर में भी खूब बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया वेरी इन देयर शेप, लाइक बैक्टीरिया है स्फेरिकल, स्पाइरल इत्यादि इसके शेप हो सकते हैं। यह एसेक्सुअली डिवाइड करके रैपिडली अपनी जनसंख्या बढ़ाता है, अपनी संख्या बढ़ाता है। यह ह्यूमन टिश्यू को डैमेज करता है, टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, डिजीज कॉज करता है और फूड पॉइजनिंग भी करता है। यह अनेक रोगों को ट्रांसमिशन वाटर के द्वारा यह होता है, जैसे इंटेरिस, डायरिया और डिसेंट्री, कॉलरा, साल्मोनेला, साइजिला, ई कोलाई, ये सब कुछ बैक्टीरिया हैं, वाटर के द्वारा मूव करते हैं। इंटेरिक फीवर, टाइफाइड एंड पैराटाइफाइड, ईयर, आई एंड स्किन इन्फेक्शन, मेनी मिसलेनियस बैक्टीरिया। प्रोटोजोआ भी वाटर में पाए जाते हैं एबंडेंटली। दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विथ प्रोटोप्लाज्म डिफरेंशिएटेड इन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। Diameter range 2 to 100 μm, and the most important group of medical protozoa are amoeba, flagellates में gastrointestinal flagellates, urogenital flagellates, टिश्यू एंड ब्लड फ्लैजिलेट्स, सीलियोफोरा में
बैलेंटिडियम कोलाई स्पोरोजोआ में, प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कॉज करता है। एल्गी भी अनेक होते हैं, जिनमें से कुछ तो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं सी फूड में, विच कैन कॉज इलनेस टू ह्यूमन बींग बाय यूजिंग कंटामिनेटेड सी फूड। कुछ इम्पोर्टेंट के नाम दिए हैं। एक देखा जाए ASP कॉजेटिव एजेंट Pseudonaeglesia. ASP can be life-threatening syndrome. It is characterized by both gastrointestinal and neurological disorders. Gastroenteritis usually develops within 24 hours of the consumption of toxic shellfish. Symptoms include nausea, vomiting, abdominal cramp, and diarrhea. In severe cases, neurological symptoms also appear, usually within 48 hours of toxic shellfish consumption. The symptoms include dizziness, headache, seizure, short-term memory loss, respiratory difficulty, and coma. Shellfish beds are close to harvesting when the toxins concentration reaches 20 mg per gram shellfish meat. Fish and carp viscera can also contain the toxin, so the risk to human consumers and animals in the marine and food chain is more significant than previously believed. अब देखिए, हम लोग को कुछ सवालों का जवाब देना है, जिसमें डज माइक्रोब्स ग्रोज इन एयर, वाई? हाँ तो क्यों, और ना तो कोई बात ही नहीं है। नेम सम 5 एयरबॉर्न डिजीज ऑफ प्लांट एंड मैन एंड देयर कॉजल माइक्रोब। नेम सम 5 वाटरबॉर्न डिजीज एंड देयर कॉजल माइक्रोब। हाउ माइक्रोब एडेड इन एयर एंड वाटर। सजेस्ट सम मेजर्स टू रिमूव माइक्रोब्स फ्रॉम एयर एंड वाटर। दोनों केस में 3-3 सजेशन आपको देना है। तो ठीक है, आप लोग मेरी बात ध्यान से सुने। अब ये दोनों वीडियो का लिंक देखिए आपके पास जाएगा, यदि यह एक में ना हुआ तो, और मैं एक में यदि इसे जोड़ लूँगा तो ये साथ ही सिलेबस के हिसाब से भेजा जाएगा, लेक्चर प्लान के हिसाब से। अब वैसे भी दोनों को भेजना ही भेजना है आज ही। लेक्चर प्लान में ये दोनों है, वाटर वाला भी और एयर वाला भी। धन्यवाद। आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।